आज की इस लेक्चर में हम जानेंगे मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में। पहला प्रश्न है दोस्तों, रघुवंशम किसकी रचना है? ऑप्शंस है कालिदास, बाणभट्ट, भावभूति, राजशेखर। तो दोस्तों यह रघुवंशम जो है वो कालिदास जी की रचना है। ठीक है, कालिदास जी की रचना है, ये इनका महाकाव्य है। रघुवंशम जो है कालिदास जी का महाकाव्य है। ठीक, इसके बाद में अगला प्रश्न है, शिव कथा का वर्णन किस रचना में किया गया है? तो शिव कथा का वर्णन जो है कुमार संभव, जो उनकी महाकाव्य रचना है कालिदास जी की, उसमें शिव कथा का वर्णन किया गया है। अब अगला प्रश्न है, कालिदास की नाटक रचनाएं कौन सी है? जैसे कि इनकी अलग अलग रचनाएं हैं, महाकाव्य, नाटक, खंडकाव्य, इसलिए इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो कालिदास जी की जो नाटक रचनाएं हैं उनमें है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद देखते हैं ऋतु संहार क्या है। तो दोस्तों ऋतु संहार एक खंडकाव्य है, ठीक, जिसमें कालिदास जी ने ऋतुओं का वर्णन किया है। इसके बाद में है मेघदूत। मेघदूत क्या है? यह भी एक खंडकाव्य है दोस्तों। ठीक है, इसमें कालिदास जी द्वारा मेघों का वर्णन किया गया है, जिसमें कि ये बतलाया गया है कि मेघदूत में यक्ष अपनी प्रेमिका को मतलब इसमें विंध्याचल पर्वत का वर्णन किया गया है, जिसमें कि एक मेघों के माध्यम से संदेश प्रेषित करते हैं अपनी प्रेमिका को। कौन? यक्ष। ठीक, इसके बाद में अगला प्रश्न है, इनमें से महाकाव्य नहीं है। तो दोस्तों इनमें से महाकाव्य क्या नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं आएगा, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों एक नाटक है, जबकि रघुवंश और कुमार संभव यह महाकाव्य है कालिदास द्वारा जो लिखे गए हैं वो। कालिदास की किस रचना में शुंग वंश की जानकारी मिलती है? ऑप्शंस दी है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा मालविकाग्निमित्रम। तो इसमें प्रश्न में क्या था? कालिदास की किस रचना में शुंग वंश की जानकारी मिलती है? तो शुंग वंश की जानकारी दोस्तों मालविकाग्निमित्रम में मिलती है, जिसमें कि शुंग शासक जो अग्निमित्र थे उनकी जानकारी मिलती है और पूरे शुंग वंश की भी जानकारी मिलती है इसमें। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस रचना में मृत्युलोक के राजा पुरूरवा तथा देवलोक की अप्सरा उर्वशी की कहानी मिलती है? तो दोस्तों ये है विक्रमोर्वशीयम। क्या है? नाटक है ये विक्रमोर्वशीयम। इसमें मृत्युलोक के राजा पुरूरवा तथा देवलोक की अप्सरा उर्वशी की कहानी हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, यक्ष द्वारा अपनी प्रेमिका को विंध्याचल पर्वत से मेघ के माध्यम से संदेश प्रेषित करने का वर्णन किस रचना में किया गया है? ऑप्शन है ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभव। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों मेघदूत। मेघदूत जो ये क्या है? खंडकाव्य है, उसमें यह वर्णन किया गया है, जिसमें विंध्याचल पर्वत के बारे में भी जिक्र मिलता है। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य में किस राजा का वर्णन किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर आएगा महाराज दिलीप। महाराज दिलीप का वर्णन किया गया है, साथ में पूरे रघुवंश का भी इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? रघुवंश में, जो एक महाकाव्य है दोस्तों। भर्तहरि का जन्म कहाँ हुआ है? दोस्तों ये भर्तहरि जी का जन्म हुआ है उज्जैन में। ठीक है, और ऑप्शंस क्या दिए? उज्जैन, सरिस्का, प्रयागराज, चित्रकूट। तो इनका जन्म हुआ उज्जैन में, और जो सरिस्का है दोस्तों, सरिस्का में इनका निधन हुआ था। ठीक है, शतकत्रयी के नाम से जाना जाता है। ये श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, ये तीनों को मिलाकर शतकत्रयी कहा जाता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में शतकत्रयी की रचना किसने की? ऑप्शन है बाणभट्ट, भावभूति, राजशेखर, भर्तहरि। तो शतकत्रयी की रचना दोस्तों भर्तहरि जी द्वारा की गई थी, जो कि उज्जैन के थे। ठीक है, हर्षवर्धन ने किस कवि को कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी? तो इन्होंने बाणभट्ट को कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी। ठीक है, साहित्य के वनांचल का केसरी किसे कहा जाता है? तो बाणभट्ट जी को साहित्य के वनांचल का केसरी कहा जाता है। ठीक, कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? देखिए हर्षचरित और कादम्बरी तो बाणभट्ट जी की रचना है, लेकिन ये जो महावीर चरित है, ये महावीर चरित बाणभट्ट की रचना नहीं है। महावीर चरित जो है भावभूति की रचना है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्या था? कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है? तो इसका नहीं है मतलब सही आंसर आ जाएगा महावीर चरित।
भारती मिल्टन के नाम से प्रसिद्ध है? केशवदास, भूषण, भवभूति, बाणभट्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा भवभूति, जो कि भारती मिल्टन के नाम से प्रसिद्ध है। नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? इसके ऑप्शंस ये हैं हर्षवर्धन, अग्निमित्र, विक्रमादित्य, युवराज देव प्रथम। तो दोस्तों ये जो युवराज देव प्रथम है, इनके दरबार में यह नाटककार राजशेखर जी रहते थे, जो कि संस्कृत के नाटककार थे और ये कलचुरी शासक थे। कौन? युवराज देव प्रथम, है ना। तो इन्हीं के दरबार में यह रहते थे। अगला प्रश्न है, भवभूति की रचना कौन सी है? मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। जी हाँ बिल्कुल, ये तीनों मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित किसकी रचना है? भवभूति जी की रचना है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई? दोस्तों ये प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा 2025 में जो अभी हुई थी, उसमें पूछा गया प्रश्न है। ये क्या बोल रहा है? कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं की गई रचना? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों प्रबंध चिंतामणि। जबकि प्रबंध चिंतामणि जो है वो मेरुतुंग द्वारा इसकी रचना की गई थी। और राजशेखर द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई हैं? काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्वसाल भंजिका। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबंध चिंतामणि। दोस्तों ये जो MCQs है, इनमें से आप कई ऐसे क्वेश्चन से देखेंगे जो एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं। और अभी 2025 की जो प्रीलिम्स हुई है MPPSC, उसमें इन्हीं में से 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, देखने को मिले हैं। उन्हीं से संबंधित यह बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजशेखर की रचना कौन सी है? तो दोस्तों राजशेखर की रचना कौन सी है? बाल रामायण, बाल भारत और कर्पूर मंजरी। ठीक है, तो ये तीनों रचनाएं दोस्तों राजशेखर की है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशवदास द्वारा नहीं लिखी गई? देखिए ये भी प्रश्न जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2025 में पूछा गया था। क्या पूछा है कि कौन सी पुस्तक केशवदास द्वारा नहीं लिखी गई? ऑप्शंस दिए थे रामचंद्रिका, कविप्रिया, रतन बावनी, राम रसायन। तो दोस्तों ये केशवदास द्वारा राम रसायन नहीं लिखी गई थी। ठीक है, तो राम रसायन किसके द्वारा लिखी गई थी? फिर राम रसायन पद्माकर द्वारा लिखी गई थी, इसीलिए इसका सही आंसर आ जाएगा राम रसायन। बाकी केशवदास द्वारा रामचंद्रिका, कविप्रिया और रतन बावनी ये लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ये तो बहुत IMP और आए दिनों पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है इन्हें। ठीक है, क्योंकि ये केशव जी ने इनकी अधिकतर रचनाएं हमें श्रृंगार रस से प्रेरित देखने को मिलती है। ठीक है, केशव किसके दरबारी राजकवि थे? तो दोस्तों केशवदास जो है नरेश इंद्रजीत के दरबारी राजकवि थे। नरेश इंद्रजीत के बारे में हम बात करें तो यह ओरछा के शासक थे। इन्हीं के दरबारी कवि कौन थे? केशवदास जी। ठीक है, जबकि केशवदास जी को मुग़ल बादशाह जहांगीर द्वारा संरक्षण भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, लेकिन दरबारी कवि थे इंद्रजीत के। अगला प्रश्न है, केशवदास की रचनाएं कौन सी है? कविप्रिया, रसिकप्रिया और विज्ञान गीता। तो उपरोक्त सभी है दोस्तों, है ना। इसका सही आंसर आएगा केशवदास जी की रचना कौन सी है? कविप्रिया है, रसिकप्रिया है और विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका तथा रतन बावनी किसकी रचना है? इसका सही आंसर आएगा केशवदास। तो दोस्तों हमने देखा केशवदास जी की 5-6 रचनाएं हमने देख ली। आपको केशवदास और पद्माकर की रचनाओं में कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, केशवदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है? कविप्रिया, रसिकप्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका और रतन बावनी। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है पद्माकर। पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म दोस्तों सागर जिले में हुआ। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। अब इसके बाद जटाशंकर किसका उपनाम है? तो इसका सही आंसर आएगा भूषण। भूषण जी का उपनाम क्या है? जटाशंकर। पद्माकर की कौन सी रचनाएं हैं? गंगा लहरी, यमुना लहरी और जगत विनोद, यह इनकी रचनाएं हैं। राम रसायन किसकी रचना है? तो देखिए जैसे कि पहले मैंने बताया कि राम रसायन किसकी रचना है, ये पद्माकर जी की रचना है ये।
ठीक है, जिनका जन्म सागर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? देखिए ऑप्शंस क्या दिए, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और हितोपदेश। तो दोस्तों भूषण जी की रचना हितोपदेश नहीं है। हितोपदेश किसकी रचना है? हितोपदेश पद्माकर जी की रचना है, ठीक है। और जबकि भूषण की रचना क्या है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, है ना। और इसके अलावा एक और रचना है इनकी, भूषण हजारा, ठीक है। तो इस तरीके से भूषण जी की जो काव्य प्रधानता है वो वीर रस से संबंधित देखने को मिलती है। तो हितोपदेश तो बिल्कुल भी इनकी नहीं हो सकती, ठीक है। राजा भोज का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों राजा भोज का जन्म उज्जैन में हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। राजा भोज की रचना कौन सी है? तो देखिए यहाँ राजा भोज जी की रचना कौन सी है? भोज प्रबंधनम, विद्या विनोद, सरस्वती कंठाभरण। तो उपरोक्त सभी यह तीनों रचनाएं राजा भोज जी की है। इसके बाद में देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, राजा भोज की रचना कौन सी है? सिद्धांत संग्रह, लेकिन ऑप्शंस अलग है ना। ये भी उनकी रचना है, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा और सम्रांगण सूत्रधार, उपरोक्त सभी, ठीक है। राजा भोज की आत्मकथा कौन सी है? ये देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए, प्रबंध चिंतामणि, भोज प्रबंधनम, विद्या विनोद और चारु चर्चा। तो दोस्तों राजा भोज की अपनी आत्मकथा वो है भोज प्रबंधनम, ठीक है। आपको ये प्रबंध चिंतामणि और भोज प्रबंधनम में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। प्रबंध चिंतामणि आप इतना ध्यान रखिए कि ये मेरुतुंग द्वारा लिखी गई थी, और भोज प्रबंधनम जो कि राजा भोज की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देव पुरस्कार किस क्षेत्र से में दिया जाता है? तो दोस्तों देव पुरस्कार हिंदी साहित्य में दिया जाता है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब पूछा है कि महाराज वीर सिंह जुदेव द्वारा देव पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर आएगा 1935, ठीक है दोस्तों। देव पुरस्कार की शुरुआत महाराज वीर सिंह जुदेव द्वारा की गई थी, इसीलिए इस पुरस्कार का नाम भी देव पुरस्कार रखा गया, ठीक है। और इसकी शुरुआत 1935 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराज वीर सिंह जुदेव का संबंध किस जिले से है? देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, पूछ सकता है होशंगाबाद, टीकमगढ़, उज्जैन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? टीकमगढ़, ठीक। सन 1943 में माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए देव पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर आएगा हिम किरीटनी। दोस्तों यहाँ पर हमने पहले से ही आपको हाईलाइट करके रख दिए हैं, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान दे करके विकल्पों को देखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ऐसे कोई हाईलाइट नहीं होते, प्लेन टेक्स्ट होता है ना। तो हम हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, इसमें तो ऐसे ही कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को देव पुरस्कार किस रचना के लिए प्रदान किया गया था? तो यह आएगा हिम किरीटिनी के लिए प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुणसागर सत्यार्थी को देव पुरस्कार कब दिया गया? तो गुणसागर सत्यार्थी जी को देव पुरस्कार 2017-18 में दिया गया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद जिले में, वर्तमान नर्मदापुरम, है ना। तो होशंगाबाद में भी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बाबई नाम का जो गांव है वहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। इनको भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, फिर से वही प्रश्न आ गया, भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो वही सीधा सा आंसर है इसका, माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। हिम तरंगिणी कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? किसे दिया जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार? हिम तरंगिणी की रचना किसने की थी? अपना माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, है ना। तो इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1955 में, ठीक है। जबकि हिम किरीटिनी के लिए दिया गया था उनको, है ना, कौन सा दिया गया था? देव पुरस्कार दिया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कर्मभूमि कौन सी थी? ठीक है, तो यहाँ जैसे कि हम स्पष्ट कर दें, माखनलाल ऑप्शन दिए होशंगाबाद, जबलपुर, खंडवा, खरगोन। दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद के बाबई गांव में हुआ था, ठीक है। अब इनकी कर्मभूमि कौन सी थी? खंडवा थी, ठीक है। जबकि जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में उन्होंने, वहाँ भी उनका कार्य क्षेत्र रहा तथा उन्होंने कर्मवीर
नाम की जो पत्रिका है उसका संपादन जबलपुर से किया था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि माखनलाल जी की कर्मभूमि खंडवा है। ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभा पत्रिका का संपादन कहाँ से किया गया? तो प्रभा पत्रिका का संपादन किसने किया था? चतुर्वेदी जी ने किया था। वो कहाँ से किया? खंडवा जिले से किया था। ठीक है, अब कर्मवीर पत्रिका का संपादन उन्होंने ही किया था, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। वो कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था जबलपुर से। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्रभा और कर्मवीर में। ठीक है, इनका संपादन किस जिले से हुआ था ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों श्योपुर। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म चंबल क्षेत्र साइड में हुआ था, मतलब चंबल रीजन के है, ऐसा ध्यान रख के आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? श्योपुर में। चंबल की छाती किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी, शरद जोशी, गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों चंबल की छाती रचना जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। जैसे कि ये व्यक्ति ही चंबल रीजन के थे, तो वैसी रचना कौन बनाएगा कि चंबल की छाती किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा, है ना। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? तो क्या आएगा इसका ऑप्शंस? चांद का मुँह टेढ़ा, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस। तो दोस्तों यह तीनों इन्हीं की रचना है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं कौन सी है? तो दोस्तों उनकी रचना है त्रिधारा, मुकुल और झांसी की रानी। ठीक है, इस तरीके से इनकी तीनों रचनाएं यही है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अभी के लेक्चर में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू दोस्तों।